मादरत, पहले अब्बू का फोन था, फिर भाई का फोन आ गया, तो वो बात हो रही थी। नाइनटीन 71 से ऑनवर्ड्स जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पहले तो जरा इसको देख लेते हैं। और फिर जाहिर है, क्योंकि आखिरी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है 73 का है, तो इसमें फिर अमेंडमेंट्स भी हैं, फिर इनको देखेंगे। फिर ओवरऑल मेजर जो डिसीजंस है, मेजर केसेस हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, उनको देखेंगे। अभी तक हमने एक देखा जो मौलवी तमीजुद्दीन का, अभी कई और हैं, 5-6 बड़े केसेस हैं। लो जी, 1971 दिसंबर, 16 दिसंबर, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा, याहिया खान रिजाइंड। अब क्या किया जाए? सो आपकी तारीख में फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ लगा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो बीइंग द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। 1971 से 1972 तक ये फ्रेमवर्क ऑपरेटिव हुआ जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का था। और इसमें फिर आसमा जिलानी केस बड़ा मशहूर है हमारी तारीख का। आसमा जिलानी केस में जो डिसीजन आया, ये केसेस हम डिटेल में लदा से भी करेंगे, इसमें जो डिसीजन आया उससे गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि भाई आप सिविलियन, प्रॉपर सिविलियन रूल एस्टैब्लिश करें। तो 1972 में फिर पिछले आइन के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट रीइंस्टेट किया गया, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब प्रेसिडेंट बन गए। और फिर विद इन 1 ईयर 73 में पाकिस्तान का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया गया। ये जितनी डेवलपमेंट्स हुई, ये ऑल बिकॉज ऑफ आसमा जिलानी केस, उसके डिसीजन की वजह से। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपके पास नो डिबेट, कोई डिबेट नहीं है अब ऐसी कि जी लैंग्वेज कौन सी हो, असेंबली में ईस्ट बंगाल के मेंबर कितने, वेस्ट बंगाल के यानी कि ईस्ट बंगाल के कितने, वेस्ट पाकिस्तान के कितने, ये कोई डिबेट्स अब नहीं, क्योंकि अब एक ही पाकिस्तान रह गया। हाउएवर जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि ये किसी असेंबली ने पास नहीं किया, ये उस वक्त की ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इन ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से ये इसका निफाज हुआ। ये इसकी ब्यूटी है। आज भी पाकिस्तान में कोई न्यू पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है तो वो जब अपनी रजिस्ट्रेशन करती है तो उस रजिस्ट्रेशन में साथ उसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करने का भी साथ एफिडेविट देना पड़ता है। सो ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेशनल असेंबली या किसी कमीशन की तरफ से ये तीसरा आइन नहीं आया। इसकी ब्यूटी ये है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो असेंबली में हैं या नहीं है, और इससे फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होंगी, ये स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में। इसके कॉन्टेक्स्ट में 1973 से 77 तक ये आपकी फर्स्ट आप सिविलियन गवर्नमेंट, प्रॉपर फर्स्ट सिविलियन गवर्नमेंट। तो एक मुल्क में आप डेमोक्रेसी की और सिविलियन सुप्रीमेसी की से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जहां पर पहली प्रॉपर इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट ही नियरली 26 ईयर्स के बाद, आफ्टर 26 ईयर्स बन रही है जी, इलेक्शंस के जरिए प्रॉपर पहली सिविलियन गवर्नमेंट।
बट इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो इशू रहा वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो चुका हुआ था 1947 से लेके 1973 तक कि जो भी रूल में है, जो भी पावर में है, वो सारे इख्तियारात जनाब उसी के पास है। ये कल्चर डेवलप हुआ था। तो ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये भी इसी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में ऑपरेट करती थी, इख्तियारात ज्यादा अपने पास रखना, मैनूवरिंग करना। इसकी वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट इसकी वर्सेस ऑल अदर पार्टीज, बिल्कुल ऐसे जिस तरह आज हो रहा है। तो 1977 के जब इलेक्शंस हुए तो इनमें वही रिगिंग के जो हैं वो चार्जेस, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, और उन डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में फिर अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस वंस अगेन इंटरवीन्ड और 1977 में अगेन मार्शल लॉ इंपोज हो गया। अब जब भी मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल आएगा तो वही इशू, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी डेवलप करवाने के लिए एक तरफ तो जुडिशरी साथ देगी, ये हम की केसेस तो इंपॉर्टेंट केसेस हमने करने जुडिशरी का। अयूब खान को भी जुडिशरी ने सपोर्ट किया था, जियाउल हक जो ये मार्शल आया इसे भी जुडिशरी ने सपोर्ट कर, सारे केसेस करेंगे हम। अभी ये सारा पूरा कर लें फिर एक ही जुडिशियल केसेस का एक लेक्चर होगा हमारा। तो जनाब जुडिशरी का भी सपोर्ट मिल गई, लेकिन ये खास तौर पर पॉलिटिकल सपोर्ट जरूर बनाते हैं। आपको याद होगा अयूब खान ने भी बेसिक डेमोक्रेट्स के जरिए पॉलिटिकल सपोर्ट बनाई। तो 1979 में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जियाउल हक की गवर्नमेंट ने दिया, ग्रास रूट लेवल पर जमहूरियत पाकिस्तानियों लानी है, और वो लानी है नॉन पार्टी बेस्ड, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पर वो सही तरह डिलीवर नहीं कर पाती। ग्रास रूट लेवल पर कोई सियासी जमातें नहीं होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में। तो जनाब 1979 से 1981 तक ये प्रोसेस कंप्लीट करवाया गया पूरे मुल्क में। कहीं पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनी, कहीं पर फिर शहरों में, मेन शहरों में मेयर इन सिटीज वो लगाए गए, सब नॉन पार्टी बेस्ड, पार्टीज का कोई जो है वो दायरा कार नहीं होगा। और फिर 1981 में जब ये सारा काम हो गया तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने फिर रेफरेंडम की कॉल दे दी, और उस रेफरेंडम के जरिए वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। समझ आ रही जी? अपने लिए अपनी सीट सिक्योर कर ली ना जी। लेकिन प्रोविंशियल असेंबलीज एंड नेशनल असेंबली, इनके इलेक्शंस ये डिले करवाते रहे। पब्लिक प्रेशर भी माउंट हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर भी बना, प्लस पब्लिक प्रेशर भी। तो रिजल्टेंटली 1984 में ये डिसाइड हो गया कि जी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएंगे 1985 में। 1985 के जो इलेक्शंस हैं जी नॉन पार्टी बेस्ड होंगे जी। अगेन पार्टीज को असेंबली में नहीं, पार्टीज जो है वो करप्ट करती हैं जी। एक इस्लामिक सिस्टम में सियासी जमातों का कोई ताल्लुक नहीं है जी। फर्द इलेक्ट हो गए, इंडिविजुअल्स जो बेहतर हैं, अच्छी हैं, वो हैं, तो इट इज इजी फॉर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कि वो अपनी मर्जी के लोगों को जितवा लें। सियासी जमातें नहीं होंगी, एक ऐसी पार्लियामेंट बनेगी जिसमें अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे। सही है जी। बट साइमल्टेनियसली
powers as per 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स तो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो इस 1985 में इस असेंबली को बनाने से पहले एक अमेंडमेंट की गई, और उस अमेंडमेंट को हमारी तारीख में 8th अमेंडमेंट कहते हैं, 8वीं तरमीम। इसके जरिए प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई, सारी इंपॉर्टेंट पावर्स जो प्राइम मिनिस्टर के पास थी वो प्रेसिडेंट को दे दी गई। और प्रेसिडेंट कौन? ज़िया-उल हक। और यूं अगली गवर्नमेंट आ गई जो कि एक पूरी पपेट गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये बड़ा मजेदार पहलू है कि कोई भी सिविलियन, चाहे जितना भी प्रो मिलिट्री हो या पपेट हो, जिस तरह उस्ताद वड्डे इमरान खान साहब, इनकी कन्फ्रंटेशन बनती ही बनती है विद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। सही है जी, रुकती नहीं। आपने देख लिया खान की भी बन गई थी। सो पॉलिटिशियन कभी भी मुकम्मल का मुकम्मल हमेशा हमेशा के लिए पपेट नहीं रहता, और खास तौर पे जब वो एग्जेक्टिव पावर में आ जाए, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो इस गवर्नमेंट के साथ जो मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट थी, जो 1985 से 88 तक चली, 88 में ये असेंबली, नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई थी तो उसने डिसॉल्व कर दी, गोइंग टू डिफरेंसेस विद प्राइम मिनिस्टर। अपने ही बनाए हुए जो चोजन पीपल थे उनको जनाब घरों को भेज दिया। नाइनटीन 1988 में ज़िया-उल हक साहब भी, इनका प्लेन क्रैश हो गया। अब इसके बाद जितनी गवर्नमेंट्स बनी है आपकी, 1988 से 90, 1990 से 93, 93 से 96, ये तीनों गवर्नमेंट्स उसी पावर के जरिए इनको डिसॉल्व किया गया, कभी एक की गवर्नमेंट कभी दूसरी, जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर थी। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो चली नहीं। याद रहे कि किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उनको प्रेसिडेंट्स ने असेंबलियां तोड़ दी। समझ आ रही जी? ये मसाइल हुए। ये इस वक्त अगर आपकी तारीख में नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है जो इस वक्त है, तो ये आपकी तारीख की पहली डेमोक्रेटिक जो है वो डेवलपमेंट होगी कि एक आईनी तरीके से किसी प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा रहा है। वरना इस मुल्क में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर कभी पास्ट में नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई भी है तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई, उससे पहले ही कोई सेटलमेंट हो गई या वो सक्सेसफुल नहीं हुई। नो कॉन्फिडेंस जो इमरान खान ने पिछले साल, वो तो खुद इमरान खान ने कॉन्फिडेंस की मोशन मूव कर दी थी ना, यानी ओपोजिशन की तरफ से किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। सूबों की बात नहीं हो रही, नेशनल असेंबली की। सो नेशनल असेंबली में ये कभी नहीं हुआ आपकी तारीख में, ये पहली दफा होने जा रहा है। पता नहीं देखें होता है या नहीं होता। मेरी दानिश में तो हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों ने इसी तरह नौकरियों के लिए इम्तिहानों की तैयारियां करनी है अगले साल 2 साल। मैंने इसी तरह ये ट्यूशनें पढ़ानी है जब तक मेरी उम्र है। आप लोगों ने सीएसएस हो गया तब भी लूट मार और करप्शन ही करनी है, ना हुआ तब भी आपने कोई टैक्स चोरी करनी है या कोई 2 नंबरी ही करनी है, जिस भी मुलाजमत में, जिस भी बिजनेस में होने। हमने भी इसी तरह 2 नंबरी करके पढ़ा रहा होना। सो कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी हो। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे से पूछे
तो मैं एक शातिर आदमी को बेवकूफ पर तरजीह दूंगा। अगर मुझे आखिरी स्टेज पे कोई डिसीजन लेना पड़े, मेरे से कोई पूछे कि तेरे कहने पे फैसला होगा, तो मैं यही जुमला बोलूंगा कि एक शातिर आदमी को मैं एक बेवकूफ आदमी पे तरजीह दूंगा। जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनके नजदीक इस बेवकूफ का मतलब नवाज शरीफ और जरदारी है, और जो मुस्लिम लीग के और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं या किसी भी और पार्टी के, वो तो समझ ही गए होंगे कि बेवकूफ मैं किसको कह रहा हूँ। तो हम तो दोनों को खुश रख के चलेंगे। ठीक है जी। तो हमारे मुल्क की तारीख में सारी असम्बलियां बड़ी गलत तरीके से टूटी, गलत तरीके से प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया, सब कुछ इस 8 अमेंडमेंट की वजह से। 1997 में फिर जो गवर्नमेंट बनी, उसने आते साथ यही किया। ये 1997 से 99 की जो गवर्नमेंट थी, इसने आते साथ ही किया कि जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं वो वापस प्राइम मिनिस्टर के पास आए, पार्लियामेंट्री सिस्टम स्ट्रांग हो। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जब भी स्ट्रांग हुआ पाकिस्तान में, तो प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही की है, अपनी मनमानियां करने की कोशिश की है। सो इस गवर्नमेंट के सबसे बड़े इशू थे कि इसका जुडिशरी के साथ भी इशू बने और इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इश्यूज बने। यही इश्यूज अल्टीमेटली फिर अक्टूबर 99 में अगले मिलिट्री कू की दाग बेल डाल गए। अगला मिलिट्री कू आया। इस मिलिट्री कू को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में वैलिडेट कर दिया और प्रॉपर 3 इयर्स का टाइम दे दिया कि 3 साल तक इलेक्शंस करवाएं, इक्तदार लोगों के नुमाइंदों को दें और घर जाएं। मुशर्रफ, तो मुशर्रफ ने भी फिर वही प्लान दोहराया, सेम जो अयूब खान और जिया ने किया था। 1999 से 2002 अक्टूबर, ये 3 साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि जी 3 साल में आप अपने मामलात पूरे करें और इक्तदार लोगों के नुमाइंदों को दें। तो मेरे पाकिस्तानियों, 2001 में डेवोल्यूशन प्लान दे दिया गया। ये अब एक नया तरीका था। इन्होंने स्लोगन यूज किया रियल डेमोक्रेसी के, हम पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी लेके आए, जिसमें जनाब डिस्ट्रिक्ट नाजिम लगाए गए, तहसील नाजिम लगाए गए। सही है जी। पूरे पाकिस्तान ग्रास रूट लेवल पर इलेक्शंस हुए, नाजिमों के इलेक्शंस हुए। उस वक्त पाकिस्तान के 104 डिस्ट्रिक्ट्स थे। उस वक्त 2001 में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट नाजिम लगा के सारा जब काम हो गया, इनको पावर ज्यादा दे दी गई कि ये जी अपने डिस्ट्रिक्ट चलाएं। लाइक माइंडेड लोग 104 निकालना मसला तो कोई नहीं। सिर्फ 2 नाजिम थे, डिस्ट्रिक्ट नाजिम, जिन्होंने मुशर्रफ से हलफ नहीं लिया। अगस्त 2001 में फैसल मॉस्क में हलफ की बरदार तरफ तकरीब हुई 104 डिस्ट्रिक्ट नाजिम्स की। 2 ने हलफ नहीं लिया मुशर्रफ से, 102 ने लिया। यानी 102 लोग आपके ही हुए ना एक किस्म के, सिर्फ 2 ने नहीं लिया। एक कराची से थे हाजी नेमतुल्ला, जमात इस्लामी के थे हाजी नेमतुल्ला, और दूसरे सरगोदा से थे अमजद खान नून, फिरोज खान नून फैमिली से। ये 2 लोगों ने हलफ नहीं लिया, बाकी सब ने। ये हो गया और फिर रेफरेंडम। मेरे पाकिस्तानियों, आप परवेज मुशर्रफ को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं? तो सब ने कहा यस।
तो मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन गए, अपने लिए प्रोटेक्शन बना ली, नीचे नाजिम अपने। तो अक्टूबर 2002 में इलेक्शंस की कॉल होगी जी, इलेक्शंस होंगे। सही है जी। इलेक्शंस हुए। प्रीवियसली ये प्रैक्टिस चलती रही। जाहिर है अयूब खान के दौर में तो नेशनल असेंबली का कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि प्रेसिडेंट ही पावर में था, सारा प्रेसिडेंट के पास पावर थी। नेशनल असेंबली से कोई प्राइम मिनिस्टर तो बनना को नहीं था। जिया के दौर में नेशनल असेंबली बिल्कुल उसने बनवाई, नॉन पार्टी बेस्ड पे बना दी। मुशर्रफ एरा ने नेशनल असेंबली बनवाई और इस तरह बनवाई कि पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए, लेकिन अपनी एक किंग्स पार्टी उसको सपोर्ट किया। किंग्स पार्टी, किंग्स पार्टी मतलब कि जो हुक्मरान की पार्टी, उसके लिए किंग्स पार्टी का वर्ड यूज किया जाता है। तो किंग्स पार्टी की गवर्नमेंट बनवा दी। इस गवर्नमेंट ने जो 2002 से 2007 तक चली, इस गवर्नमेंट में 2004 में एक ऐसा ही मजेदार डेवलपमेंट हुई है जो हमारे मुल्क की तारीख में, अगर कोई स्याह दिन आप देखें ना, तो आप कहते हैं 16 दिसंबर। इस दिन ईस्ट पाकिस्तान भी लड़ा हुआ, इस दिन पेशावर में भी एपीएस पे अटैक हुआ। बड़ा स्याह दिन समझा जाता है इसको, बड़ा दुख वाला दिन। लेकिन इनसे भी ज्यादा जो स्याह दिन है 2004 का, वो है जब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज से तश्कील होने वाली नेशनल असेंबली, इसने खुद अपनी पावर्स, यानी पीएम की पावर्स प्रेसिडेंट को दे दी। 17th अमेंडमेंट कहते हैं इसको, यानी 8th अमेंडमेंट वापस आ गई। अब प्रेसिडेंट जनाब जो मर्जी करे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने खुद अमेंडमेंट कर दी। कितना स्याह दिन। नेवरदलेस ये गवर्नमेंट जो है वो 2002 से 2007 में चलती रही। ये गवर्नमेंट दो डिसीजंस की वजह से बड़ी अनपॉपुलर हो गई, बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गई। एक लाल मॉस्क एपिसोड, दूसरा, यानी एक ही डेवलपमेंट है सारी, लाल मास्क एंड अकबर बुख्ती मर्डर। ये एक डेवलपमेंट है जहां वायलेंस, यूज ऑफ फोर्स हुई। और दूसरी डेवलपमेंट वो है ब्लैक रेवोल्यूशन, जब वकला बरादरी 2006-7 में सड़कों पे निकल आई रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए, क्योंकि जुडिशरी में बहुत ज्यादा इंटरवीन किया। एक चीफ जस्टिस को घर भेजने की कोशिश हुई, तो एक पूरी रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की तहरीक जो कामयाब हो गई। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो ये जो गवर्नमेंट थी किंग्स पार्टी की, इसकी पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हुई। तो रिजल्टेंटली मुशर्रफ को दो इशू डेवलप हो गए। एक, अपनी प्रेसिडेंसी जो कि 2007 में एक्सपायर हो रही है, उसको आगे कंटिन्यू करना। सही जी। और फ्यूचर इलेक्शन, उससे कौन सी गवर्नमेंट आए कि भाई मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट चलता रहूं। तो उसके लिए हम देखते हैं फिर कि फिर नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, एनआरओ दिया गया जी उस वक्त, कि जितने पेंडिंग केसेस हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ, करप्शन के या जो वर्सोएवर, सारे खत्म कर दिए गए। इतना मजबूर हो गया था मुशर्रफ। इनका फायदा पीपल्स पार्टी को भी हुआ, पीएमएलएन को भी हुआ, लेकिन ज्यादा फायदा ब्यूरोक्रेट्स को हुआ जिनके खिलाफ पेंडिंग केसेस थे। एनीवेज 2007 में दिसंबर में अनफॉर्चुनेट एपिसोड बीबी साहिबा का मार्टरडम हो गया। तो इस मार्टरडम
ने आपके यहाँ फिर डेमोक्रेसी को ट्रैक पे लेके आई। 2008 से 13 की गवर्नमेंट, इसने आके ना सिर्फ मुशर्रफ को कंपेल किया कि वो रिजाइन करे, उसने रिजाइन किया, बल्कि इसके दौर में होने वाली अमेंडमेंट्स, खास तौर पे 18th अमेंडमेंट बड़ी मशहूर हुई। एनएफसी आया इस मुल्क की तारीख में काफी अरसे बाद। सो ये गवर्नमेंट चली। फिर 13 से 18 की गवर्नमेंट आई। 13 से 18 की गवर्नमेंट ने फाटा मर्जर अमेंडमेंट पास करवाई, सेंसस करवाया जो काफी देर से पेंडिंग था। सो डेमोक्रेसी ट्रैक पर चलना शुरू हो गई। नो इशू तो चलते रहे जो है, लेकिन एक ट्रैक डेवलप होना शुरू हो गया। और फिर 2018 की गवर्नमेंट आई जो अभी तक चल रही है। इस गवर्नमेंट में अगेन इट इज अलेज्ड, आपने ये नहीं कहना कि वाकई है, इट इज अलेज्ड कि जनाब पॉलिटिकल प्रोसेस में वंस अगेन इंटरफेरेंस की गई। इट इज अलेज्ड। आपके पेपर तक या तो आप लिख देंगे 2000 जो है, अगर असेंबलियां टूट गई, अगर प्रेसिडेंट चला गया और नया प्राइम मिनिस्टर चला गया, नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, तो आप कहेंगे जनाब कि ये हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में एक जनाब कि पाकिस्तान में जमहूरियत अपने ट्रैक पे है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को निकालना भी है तो एक जमहूरी तरीके से। ये साबित करता है कि जमहूरियत और ज्यादा ट्रैक पे आ गई, कि जो अलेज्ड पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेरेंस है वो भी सेट असाइड होगी जी, जमहूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया अगर हो गया तो। ये आर्गुमेंट अगर आपके पेपर तक, अगर नहीं तो आप कहेंगे जनाब कि 2018 से गवर्नमेंट ऑपरेटिव है। लेकिन ये एक वीक गवर्नमेंट है। बट बीइंग अ डेमोक्रेसी, पेंडेमिक को एनसीओसी का नेवरदलेस ये एक फ्रेमवर्क तो जो कि जी एक पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है आपकी हिस्ट्री की। लेकिन इस सारे दौर में कुछ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स भी हुई हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 26 अमेंडमेंट्स हैं जी आपकी तारीख में। सही है जी। तो इनको अब बारी बारी फिर देख लेते हैं। आपकी अमेंडमेंट्स को अगर समझना है तो एक तो है जनरल प्रोविजंस, एक है ह्यूमन राइट्स क्वेश्चन मार्क, एक है फिर माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और एक है स्ट्रगल फॉर पावर। सो आप इन चार ब्रॉड कैटेगरीज आर्गुमेंट्स में अपनी अमेंडमेंट्स को तकसीम कर सकते हैं। सो हम बारी बारी सारी इन अमेंडमेंट्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे इनको समझने की कि भाई ये अमेंडमेंट्स क्या हैं। सही जी, इनमें कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। लेकिन इन अमेंडमेंट्स को देखने से पहले जब हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं ना जी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हेडर तो यही जनरल प्रोविजंस, दूसरा हेडर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, तीसरा इलेक्टोरल राइट्स। सही है जी।
और चौथा ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स। वहां ये चार बड़ी कैटेगरीज में आप देखते हैं, लेकिन यहां पर अभी आप देख लेंगे कि यहाँ पर गेम ही उल्टी है। वहां इलेक्टोरल राइट्स और डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, इन दो में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं। और बेहतर इंप्रूव करो, ह्यूमन राइट्स पे अमेंडमेंट्स हैं। यानी कि 10 11 कुछ 12 13 अमेंडमेंट्स जो हैं वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। सो देखते हैं फिर आपकी अमेंडमेंट्स, तो पता लग जाएगा हमें। फर्स्ट अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन है जी, आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन है। आगे एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट अमेंडमेंट ये है कि जितने भी ईस्ट पाकिस्तान के रेफरेंसेस थे इन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको खत्म कर दिया गया। यानी मतलब कि फर्स्ट अमेंडमेंट आ रही है 1974 में। यानी आपने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया 1974 में लीगली, वरना उससे पहले प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ईस्ट पाकिस्तान के मौजूद थे। सो जनरल प्रोविजन है, ठीक है जी। सेकेंड अमेंडमेंट ये भी 1974 में, ये पर्टेनिंग टू माइनॉरिटीज के एक अलेज्ड ग्रुप को, जिसकी एक्टिविटीज कहा जाता था कि मुस्लिम नहीं है, उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। सो अमेंडमेंट में कोई इशू नहीं है। आपने अमेंडमेंट के जरिए एक ग्रुप को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, सही है जी। बट इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम आज तक पे कर रहे हैं। क्योंकि नंबर 1, अब एज पर लॉ कादियानी नॉन मुस्लिम है, एज पर लॉ। लेकिन कादियानी अपने आप को नॉन मुस्लिम नहीं समझता। वो आपके मुल्क में रहते हुए तो उसको फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, नॉन मुस्लिम लिखना पड़ता है, लेकिन वो अपने आप को खुद नॉन मुस्लिम नहीं समझता। तो रियासत फेल हुई है कि वो एक ग्रुप को नॉन मुस्लिम कागजों में तो डिक्लेयर है, लेकिन वो अपनी फेथ में, अपने बिलीव्स में अपने आप को मुस्लिम ही समझते हैं। मुस्लिम प्रैक्टिस ही करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, समझ आ रही जी, कुरान पढ़ते हैं, मुस्लिम नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। यानी आप किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को, किसी सिख को लेबल कर सकते हैं देख के कि ये जनाब नॉन मुस्लिम है। आप किसी कादियानी को देख के ये नहीं कह सकते कि ये कादियानी, क्योंकि नाम होगा आसिफ अली। एंड हाउ वुड यू सेग्रीगेट कि आसिफ अली कौन है? समझ आ रही जी। तो रियासत की नाकामी नजर आती है कि वो एक ग्रुप को कानूनी कागजों में तो और कहीं एप्लीकेशन फॉर्म में तो ठीक है, आप उसको कादियानी जो है वो डिक्लेयर करवा गए, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस आप उनसे मुस्लिम प्रैक्टिसेस छुड़वा नहीं सके। और दूसरी तरफ जो भी माइनॉरिटी है, अगर आपने उसको अपनी माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया तो उसकी लाइफ, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सिटीजनशिप, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज, ये सब किसकी जिम्मेदारी? स्टेट की जिम्मेदारी। ठीक है, कोई ग्रुप अगर आपने नॉन मुस्लिम कर दिया तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए था, लेकिन अब उस ग्रुप की जो एक माइनॉरिटी हो गया, उसकी सिक्योरिटी, उसकी लाइफ, उसके लिए मौके, वो सब किसकी जिम्मेदारी महफूज रखने की? रियासत की। एंड रियासत मिजरेबली फेल हुई इन प्रोटेक्टिंग कादियानीज ड्यू टू रिलीजियस फैनेटिसिज्म और जो व्हाटसोएवर। सो अमेंडमेंट गलत नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस
उन पे इशू है। सो ये माइनॉरिटी से रिलेटेड सेकंड आपकी अमेंडमेंट होगी। फिर आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों अमेंडमेंट्स ये ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। तीनों अमेंडमेंट्स, ये 75 की है, ये भी 75 की है, और ये 76 की है। थर्ड अमेंडमेंट ये थी कि किसी भी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है अगर लगता है कि इसके आजाद घूमने से लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है 90 डेज। सही है जी। अब रियासत किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लिया, चाहे उसको हाउस अरेस्ट कर लिया या उसको जेल में बंद कर दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लेम बना के, तो लोग क्या करते थे, लोग कोर्ट्स का रुख करते थे, अदलिया का रुख करते थे। ठीक है जी। अदलिया से जमानत ले लेते थे। तो फोर्थ अमेंडमेंट आई कि जो आपकी कोर्ट्स है, यानी कि लोअर कोर्ट्स, जो आपकी कोर्ट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई बेल या कोई केस नहीं सुनेगी। अच्छा, कोई बात नहीं, लोग हाई कोर्ट चले जाते थे, फिर हाई कोर्ट से फिर जमानतें ले आते थे। तो फिफ्थ अमेंडमेंट ये थी कि हाई कोर्ट्स भी, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस नहीं सुनेंगी। अब इससे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की एक राइवलरी डेवलप हो गई विद जुडिशरी। लेकिन ये तीनों प्रोविजंस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है, वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। कि रियासत इतनी वीक है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को रख दे और उसके पास कोई तरीका नहीं। सही जी। और कोर्ट से अगर कोई अपना हक ले भी आता है तो कोर्ट्स पर, अच्छा ये आपके जहन में आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं पाबंदी लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं कर सकती एज एन इंस्टीट्यूशन। हाँ, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दे तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एज अ बॉडी को जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, एक सेकंड जी प्लीज। हाँ जी, सलाम अलैकुम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ 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 हाँ। सही 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 सही। नहीं, वो तो मैंने भी समझाया, अभी अभी भी बड़ा समझाया। वो गलत किया ना, मैं नहीं, वो जब मुझे उसने कहा ना, अब आप जॉब क्या करें, मैं फिर उस पे मैं कहा यार, हाँ तो जाहिर है, तो वो मैं उसको यही समझाता, मैं कहा यार तूने पहले भी जो है वो मुझे नहीं बताया था को तूने केस किया हुआ था। अब आ रही है आवाज? अच्छा, मैं क्लास खत्म कर लूं, मैं तेरी कॉल बैक करता हूँ। चलो ठीक है, समझाया मैंने उसको, जो है वो देखो उनकी बना। लो जी। सो ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए लोगों के हकूक से उनको रोक रहे हैं, यानी ये हमारे मुल्क की अमेंडमेंट्स हुई हैं जी। ठीक है जी। फिर सिक्स्थ अमेंडमेंट, स्ट्रगल फॉर पावर है, 1976, सिक्स्थ अमेंडमेंट 1976। सिक्स्थ अमेंडमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर पीपल ऑफ पाकिस्तान से ओपिनियन ले सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि नेशनल असेंबली
वर्किंग में नहीं है या नेशनल असेंबली से उसको बेहतर जवाब नहीं मिलता, तो वो पीपल से ओपिनियन ले सकता है जी। सही है जी। सॉरी ये सेवंथ है जी, आई एम सॉरी, ये सेवंथ है। सिक्स जनरल, ये सिक्स भी स्ट्रगल फॉर पावर में ही 1976। चलो सेवंथ को बात कर लेते हैं। सेवंथ ये है कि प्राइम मिनिस्टर पीपल से, पब्लिक से ओपिनियन ले सकता है। ठीक है जी। तो हमारे मुल्क में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पीपल से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया आज की तारीख तक। इसका इस्तेमाल हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया। समझ आ रही जी। लेकिन ये उस वक्त अमेंडमेंट हुई है जब बिल्कुल एंड पे, इशू जो बिल्कुल एंड पे था, जब मई 1977 में, क्योंकि जुलाई में तो मिलिट्री कू हो गया ना, और एक डेडलॉक सी सिचुएशन बनी हुई थी अपोजिशन की और जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो की, उस वक्त की अमेंडमेंट। लेकिन ये भी किस लिए है, ताकि मैं पावर में रहूं बस। अच्छा सिक्स पे आए थे वापस। जब आप जुडिशरी को रोक रहे हैं, कोर्ट्स केस नहीं सुन सकती, हाई कोर्ट केस नहीं सुन सकती, तो प्राइम मिनिस्टर की राइवलरी जुडिशरी के साथ बननी शुरू होगी। तो अपनी मर्जी की लाइक माइंडेड जुडिशरी बनाना बड़ा जरूरी है। उसके लिए जरूरी है जितने भी ओल्ड जज हैं इनको फारिग किया जाए। 1976 तक जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स हमारे यहां भी कोई एज लिमिट कोई नहीं थी जी जुडिशरी की। तो सिक्स्थ अमेंडमेंट में यह किया गया कि जनाब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। समझ आ रही जी। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। तो कई पुराने बाबे जज जो कि मुखालफत करते थे जुल्फकार अली भुट्टो के इन फैसलों की, वो सारे घरों को चले गए, रिटायर हो गए, उस वक्त चले गए, आज तक यही प्रोविजन चल रही हमारे यहाँ। ठीक है जी। सो ये भी एक स्ट्रगल फॉर पावर ही है ना जी, कि अपने मुखालफिन को, चाहे वो सियासत में है चाहे जुडिशरी में है, घरों को भेजो ताकि आपका, आपके डिसीजन और आपके रूल चलते रहे। ये 7 अमेंडमेंट्स हैं जो कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में ही होगी। सही है जी। इनमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड अमेंडमेंट की तारीफ की जाती है कि जी बड़ा अच्छा स्टेप था, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज में स्टेट वीक हो गई, तहफुज तो नहीं दे सकी ना। अब आप कादियानी को पाकिस्तान का शहरी होने से तो इनकार नहीं कर सकते ना जी, कि नहीं भाई तू पाकिस्तान का शहरी कोई नहीं, तो पाकिस्तान का शहरी है तो उसको फिर तहफुज देना तो जरूरी है। और जो उसकी तरफ, कादियानी की तरफ बड़े अग्रेसिव होते हैं, उनका भी मौकफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जब आइन कहता है कि गैर मुस्लिम है तो ये मुस्लिम लिबादा क्यों ओढ़ते हैं, ये अपने आप को सरेआम फिर ये अपने आप को बताएं कि कादियानी हम नॉन मुस्लिम है। कादियानी ये समझते हैं कि हम अगर सरेआम अपने आप को नॉन मुस्लिम कहना शुरू कर दें तो हमें तो कोई ना कोई जन्नत के टिकट का होल्डर वैसे ही कत्ल कर देगा। तो ये किसका जिम्मा है कि रियासत एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, ठीक है कोई नॉन मुस्लिम है पर रियासत का तो शहरी है ना, बीइंग अ शहरी, तो वो तो इक्वल है ना जी। बीइंग अ मजहब इक्वल नहीं है, लेकिन बीइंग अ शहरी तो इक्वल है। बीइंग अ सिटीजन, कोई सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, वो तो बराबर है ना जी कानून की नजर में। आप कोई मुसलमान जो है वो सिग्नल तोड़ दे और कहे जी मैं मुसलमान हूं, और कोई क्रिश्चियन सिग्नल तोड़ दे, तो सजा तो एक ही है। प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी ये तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स को मिलेगी, नॉन मुस्लिम के लिए भी है। सिक्योरिटी प्रोविजंस मुस्लिम्स के लिए तो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है। तो वो रियासत उसमें फेल हुई है, लेकिन अमेंडमेंट ठीक हुई है। एनीवेज ये 7 जो है वो, फिर 8th अमेंडमेंट आई।
बता दी थी आपको अभी 1985 में। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से सारी पावर्स प्रेसिडेंट को दे दी गई, ताकि प्रेसिडेंट के नीचे उसकी मर्जी की असेंबली चलती है। तो एट्थ अमेंडमेंट भी क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर, इक्तदार के लिए, कि हम इक्तदार में रहें, हमारा कोई मुखालिफ ना रहे। सही है जी। फिर हमारी मुल्की तारीख की पहली ऐसी अमेंडमेंट, 3 अमेंडमेंट्स हैं इन टोटल जो हमारे यहाँ पास नहीं हुई, लेकिन फ्लोर पे आ गई तो अमेंडमेंट ही है, फ्लोर पे जमा हो गई तो अमेंडमेंट ही है। व्हाट इंसिडेंट सही नहीं है। होता। आपने मेले में क्या देखा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। व्हाट यू सॉ देयर वाज नॉट लाइक्ड बाय मी। अगर वहां आ जाए द सो थिंग नेशनल असेंबली दैट द की पर्सन वर्किंग हु, से रिलेटेड एंटीसीडेंट ही नहीं है तो जमहूरियत सिर्फ स्ट्रांग एक होती शब्द है व्हाट अपना जब ना रोल प्ले आप कर। नेशनल असेंबली की वर्किंग को ऑर्डर में ले जाते हैं। तो वो ये 10th अमेंडमेंट है। रूल्स नेशनल असेंबली के वर्किंग के सेट करवाए गए। इन्हीं पे आज तक आपकी असेंबलियां चल रही हैं, जो बीबी साहब उस वक्त कर गई थी, वरना नेशनल असेंबली को मुंह नहीं लगाता था। फिर 11th अमेंडमेंट, 11th अमेंडमेंट वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। 1989 बीबी साहिबा ने ये कोशिश की थी, लेकिन ये भी आपके मुल्क में पास नहीं हुई। यानी एक ये और दो ये पास नहीं हुई। बीबी साहिबा की गवर्नमेंट ने 11th अमेंडमेंट के जरिए ये कोशिश की कि वुमेन की सीट्स इंक्रीज की जाए असेंबली में। वुमेन की सीट्स जी कम है, इनको बढ़ाया जाए असेंबली में, लेकिन ये पास नहीं हो सकी। हाँ, आगे चल के हम देखते हैं कि 17th अमेंडमेंट में वुमेन की सीट्स इंक्रीज हुई, 60 सीट्स रिजर्व हुई 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, 18th भी 17th भी उसका एक पार्ट ये। लेकिन बहुत देर होगी, ये अमेंडमेंट तो 2004 में आई, जिसमें मुशर्रफ को फिर वर्दी के साथ प्रेसिडेंट भी रखने का अलाउ कर दिया। बहुत सी प्रोविजंस थी 17th में, लेकिन ये बड़ी चीज थी। सो ये 11th अमेंडमेंट पास नहीं हो सकी। इट्स अ शेम एट दैट टाइम कि हमारे इलेक्टेबल्स इसको पास नहीं करवा सके। बल्कि इस पे तो जब डिबेट हुई असेंबली में, तो जो ये आज पीएमएल क्यू के जो लीडरशिप है ना, चौधरी शुजात हुसैन, पेपर में नहीं लिखना, उस वक्त चौधरी शुजात हुसैन नवाज शरीफ के साथ थे। तो क्योंकि बेनजीर साहिबा की तरफ से अमेंडमेंट आई थी, तो उसने तो फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया था कि औरतों का क्या काम यहाँ पे, औरतें जाके हांडी रोटी करें, कपड़े धोएं, घर संभालें।
औरतों का क्या काम है यहाँ पे? सही है जी। फिर आई 12th अमेंडमेंट, जो कि अगेन ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में 1991। 12th अमेंडमेंट के साथ ही अगली दो अमेंडमेंट्स को भी साथ ही समझ लें ताकि आसान हो जाए। वो है 21st अमेंडमेंट जो 2015 में आई, एंड 23rd अमेंडमेंट जो 2017 में आई। सही है जी। इनको समझना, इनको एक साथ ही समझना जरूरी है। 12th अमेंडमेंट से आपने स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाई, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स। स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स कि जी जल्द से जल्द फैसले करें। लॉ एंड ऑर्डर के मसले बहुत ज्यादा, खास तौर पे कराची में उस वक्त के लिहाज से बनाएगी ताकि तेजी के साथ फैसले हों। जितनी जल्दी फैसले हों इससे जुर्म कम होता है, लोगों पर धाक बैठती है, खौफ डर पैदा होता है। 21st अमेंडमेंट और 23rd अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट से फिर मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स बनाई गई, और 23rd में ये पहले 2 साल के लिए बनाई गई 2015 में, और 2017 में फिर इनको 2 साल के लिए फर्दर आगे बनाया गया 2019 तक। 2019 में फिर ये खत्म हो गया मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स। ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है जी। एक जो आपका सिंपल जुडिशरी का बेसिक मैकेनिज्म है ना जी, वो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये एक्यूज्ड पर नहीं होता जी, ये जो इल्जाम लगा रहा उस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है जी बर्डन ऑफ प्रूफ। तो उसने साबित करना, यानी मैं आप पे को केस कर दूं तो आपने नहीं साबित करना कि आप चोर हैं, मैंने साबित करना कि आप चोर हैं। जो एक जुडिशरी का एक बेसिक फ्रेमवर्क, ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स ये थी इनका एसेंशियल फलसफा कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर है, प्रोसिक्यूशन पे नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है कि हमारे नजदीक यही बंदा है जी, यही दहशतगर्द है, यही कातिल है, यही चोर है। अब ये साबित करे कि ये चोर नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन के लिए जिस तरह स्टेट की मशीनरी हरकत में आती है ना, उस तरह एक्यूज्ड के लिए तो नहीं आनी। समझ आती जी। सो इस पे काफी लेदे हुई 2015 में जब ये बनी जनवरी के महीने में। तो इस पर जो आसमा जहांगीर है, उसने बड़ा इसको जो है वो किया, अखबारों में इस पे क्रिटिक किया। डॉन आप देख सकते हैं 2015 जनवरी के आसमा जहांगीर के आर्टिकल से भरा हुआ डॉन, कि ये बड़ा गलत फैसला है। लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी कहा जाता है कि जी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हों तो फिर रियासत को टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। बट इंटरनेशनल कैनन्स के मुताबिक, बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। आप एक जुडिशरी का प्रोसेस जाहिर है बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना फास्ट इन्होंने कर दिया इतना भी नहीं होना चाहिए था। सही है जी। फिर आई 13th अमेंडमेंट, स्ट्रगल फॉर पावर 1997। ये 8th अमेंडमेंट इसमें आके खत्म हो गई, यानी पावर्स दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से असेंबलियां नहीं तोड़ सकता, उसको प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी, वरना खुद ही नहीं तोड़ सकता।
8th अमेंडमेंट में एक क्लॉज है जिसको कहते हैं 58(2)B। आर्टिकल 58 का दूसरा पॉइंट और उस दूसरे पॉइंट का फिर बी सेक्शन, जिसमें लिखा होता था कि प्रेसिडेंट अगर समझता है कि हुकूमत सही काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट हुकूमत को डिसॉल्व कर दे। लेकिन 13th अमेंडमेंट में आके फिर ये प्रोविजन खत्म कर दी गई, ये 58(2)B खत्म कर दिया गया। 13th अमेंडमेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स वापस आ गई। स्ट्रगल फॉर पावर है कि हम इक्तदार में बैठे नहीं। फिर 14th अमेंडमेंट आई। 14th अमेंडमेंट अगेन स्ट्रगल फॉर पावर है, 1997 में आई। 14th अमेंडमेंट थी जो आजकल बातें हो रही ना कि अगर कोई पार्टी अपनी वफादारियां बदलता है, पार्टी में रह के दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है, तो उसकी एमएनए शिप कैंसिल हो जाएगी। ये 14th अमेंडमेंट थी। इसके बाद फिर आपकी तारीख में वफादारियां नहीं बदली, नहीं तो लोग क्या करते थे, लोग करते ये थे कि इलेक्शन में ए पार्टी के टिकट पे जीत गए, लेकिन जब असेंबली में आए तो पता लगा कि बी पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है, तो ये इसमें शामिल हो गए और रहे असेंबली में ही। तो अब ये डिसाइड हुआ कि जो असेंबली में आके अपनी लॉयल्टी चेंज करेगा उसकी एमएनएशिप खत्म हो जाएगी जी। ये 14 अमेंडमेंट ये इसीलिए की गई, इस डर के साथ कि भाई कल को हमारे साथी हमें ना छोड़ दें, अगर छोड़ेंगे तो वो असेंबली से चले जाएंगे, हमारे खिलाफ फिर वोट नहीं करेंगे। सही है जी। फिर 15 तो मैंने बता दी कि वो शरिया से रिलेटेड थी। फिर 16th अमेंडमेंट, ये जनरल प्रोविजन हमारी तारीख की 1998 में आई। 16th अमेंडमेंट, 16th अमेंडमेंट रिलेटेड टू कोटा सिस्टम है जी। कोटा सिस्टम जिसके मुताबिक आज आप देखते हैं ना, पंजाब 50%, ओपन मेरिट 7.5%। सही है जी। इसी तरह सिंध 19%, केपीके, बलोचिस्तान, बला बला सारे इसी तरह। जो आज भी चल रहा है ये बेसिकली 1973 में सेट हुआ था फॉर 20 ईयर्स, लेकिन 1993 में ये एक्सपायर हो गया। लेकिन 1993 से 1997 तक ऐसी कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी जिसने कोई एक भी अमेंडमेंट की हो, इतनी स्ट्रेंथ ही कौन थी। तो 1998 1999 में जब ये अमेंडमेंट आई, 16th अमेंडमेंट, तो इसको फर्दर 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 2013 तक ये कोटा सिस्टम चलेगा जी। 2013 से 2013 में फिर अमेंडमेंट नहीं आई कि आगे क्या करें, फिर कैबिनेट ने बस डिसीजन कर लिया कि जो पुराना कोटा चल रहा है वही चलता रहेगा। लेकिन अब क्योंकि पॉपुलेशन काफी हद तक चेंज हो चुकी है, पॉपुलेशन का रेशो सूबों का ऊपर नीचे हो गया 2017 के सेंसस के मुताबिक, लेकिन कोटा सिस्टम अभी भी उसी तरह चल रहा। सही है जी। सो ये एक जनरल प्रोविजन है। इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि अगर एक ट्रांसपेरेंट सेंसस हो इस मुल्क में तो फिर ये 16th अमेंडमेंट भी चेंज होगी, कोटे रिवाइज होंगे और उन कोटों में फिर छोटे सूबों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन बाकी सूबों के मुकाबले में कम हुई है, तो छोटे सूबों को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी तक तो यही कोटा सिस्टम चल रहा। सही है जी। बाकी फिर अमेंडमेंट्स अगली दफा देखेंगे। क्योंकि एक 18th अमेंडमेंट ही काफी टाइम ले जाएगी हमारा, 18वीं तरमीम, उसको बड़ा डिटेल में देखना पड़ना है, क्योंकि अगर किसी एक अमेंडमेंट में कैपेसिटी है पूरे 20 नंबर के सवाल की तो वो 18th अमेंडमेंट है।
बाकी ये है कि 3-4 को मिला के वो पूछ रहे तो कुछ कह नहीं सकते। कल बड़ा मजा आया। कल एक स्टूडेंट ने राब्ता किया, गिलगित बल्तिस्तान का यूएस हिस्ट्री का पेपर उसने शेयर किया। उन्होंने कहा सर बड़ा मुश्किल पेपर है। मैंने कहा यार मेरा स्टूडेंट जिसने मेरे से पढ़ा है वो तो कम से कम इसमें से 4 सवाल निकाल सकता है। ये तो मैं क्लास में 4 सवाल डिस्कस मैंने किए हुए हैं। तो वो कहता सर मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ, मुझे तो नहीं समझ आई। मैंने ग्रुप्स में देखा तो ग्रुप्स में तो कोई नहीं था। तो मैंने पूछा, मैं कहा यार तू तो मेरे पास ग्रुप्स में है ही नहीं, तो तू मेरा कहाँ से स्टूडेंट है? वो कहता सर वो जो बस बैठ के सुन ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं कहा बेटा तभी फिर तुझे समझ नहीं आई ना, तो जिसने हमें सताया उसने रिक्शा ही चलाया। तो मैं कहा तभी तुझे समझ नहीं आई। तो आगे से मैं कहता बस सर आपकी यही अदाएं तो पसंद है। तो मैं कहा अच्छा चलो जी ठीक है जी। जी समीर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। सर ये कुछ क्वेश्चन था सर इसी हवाले से। जब स्टार्टिंग से सर आपकी क्लासेस हुई हैं सिंस हम 1947 ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं सर। तो सर ये जो हम्म। जो बुक है, मुझे सर थोड़ा नोट्स बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी। तो स्पेसिफिकली जो जितनी भी रिपोर्ट्स, इंटरनल रिपोर्ट्स वगैरह सर, इसकी हमें पूरी डिटेल में जाना है या ओवरव्यू सर इसका हम कंसीडर करें सर? ओवरव्यू रखना है, डिटेल में चले गए तो इन 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 सवालों की इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि वो पूरा 20 नंबर का सवाल जो है वो पूछ ले। ठीक है, वो ओवरव्यू ओवरव्यू उसने हामिद खान ने 5-5 6-6 पॉइंट्स बुलेट में दिए होते हैं ना हर जगह पे, कि जी जी इसका जी सर। इसके फीचर ये थे तो वो वही काफी है। लेकिन मैं पर्सनली तो रिकमेंड यही करता हूँ कि चलो जो चीजें आपने नहीं भी पॉइंट्स लिखने दो, लेकिन एक दफा रीड कर लें तो कम से कम आपकी रीडिंग हैबिट तो डेवलप होती है ना, कि अगर वो कोई घुमा के सवाल पूछ रहे तो आपके पास कोई ना कोई तो बैकअप प्लान तो हो ना। जी सर। जी मंसूर अली। जी मंसूर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ आ रही माशाल्लाह। है? जी जी। अ, सर मेरा क्वेश्चन मेरे रिलेटेड है। अगर हम यूएस हिस्ट्री को देख लें तो सर उनमें जो है वो मतलब है कि 17th सेंचुरी से जो है वो स्टार्ट हुई है, और अभी तक उनमें अमेंडमेंट्स जो है वो इतनी नहीं है। और हमारी जो है वो इसमें जो है वो 73 से स्टार्ट हुई है, और अभी तक जो है वो अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा हुए। तो इसकी सर हाँ, लॉजिक क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है कि जिसमें आप इजीली अमेंडमेंट जो है वो नहीं कर सकते, काफी लंबा प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ अमेंडमेंट जो है वो आपने 2 ईमानों से जो है वो 2/3 मेजोरिटी बनानी है और अब आपकी अमेंडमेंट हो जानी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो आपको पहले 2/3 प्रपोज करने के लिए चाहिए और 3/4 फिर अमेंडमेंट के लिए चाहिए। तो 3/4 बनाना एक काफी मुश्किल काम है, कि 100 की सेनेट में से 75 लोग कह रहे हो कि हाँ अमेंडमेंट हम मानते हैं इसको, तो मुश्किल काम। हमारे यहाँ तो आपने सीधा सीधा 2/3 मेजोरिटी पकड़नी है दोनों हाउसेज से और अमेंडमेंट हो जाना। जी हमजा। सर ये मैंने पूछना था कि जो है हमारी पहले की क्लासेस मिस हो गई हैं। कौन सी? सर ये जो मतलब हमें लेट एडवर्टाइजमेंट मिली थी ना आपकी क्लास की, करंट अफेयर्स की तो मैं पहले से ही ले रहा हूँ आपकी, और बाकी भी क्लासेस सारी मैं ले रहा हूँ स्कोप की, लेकिन ये इसकी एडवर्टाइजमेंट लेट आई थी हमारे पास। तो सर वो पहले की क्लासेस का कुछ आप जरा एक क्लास ऐसी जनरल रख के रिवाइज करवा सकते हैं किसी किस मतलब और किस टाइमिंग? कौन सी आपने? मुझे समझ नहीं आई। लेट का क्या 47 से आपने शुरू किया है या उसके पहले शुरू किया आपने? सर आज की क्लास से स्टार्ट किया, और उसकी वजह ये थी कि 15 मार्च को हमें पता चला कि आप पाकिस्तान, मतलब मुझे पता चला कि आप पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, तो वो आप पहले की कौन? 2-3 क्लासेस मिस हो गई हैं। नहीं मैं रिपीट नहीं कराता, क्योंकि वो मेरा तो कोई इसमें कसूर नहीं है ना जनाब।
क्लासेस का कुछ देख लूंगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं है मेरी तरफ से। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि आपके लेक्चर्स के साथ अगर नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं तो इकराम रब्बानी की बुक क्या है, वो सही है या फिर हामिद खान की ले? क्योंकि पहले मैंने वो पढ़ी हुई है। जो तेरा दिल करता पुत्र वो कर। ठीक है सर। ओके लो जी, कल मिलता हूँ। कल मतलब के नेक्स्ट कल के, आज संडे है, कल संडे है, आज सैटरडे, हाँ कल मिलते हैं। ओके बाय बाय।